हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सीधी। मैं शिवांगी सिंह चौहान आपको बायोलॉजी पढ़ाने आई हूँ। आपके पिछले सेशन में, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था बायोलॉजी के फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं। तो उससे हम एक टॉपिक उठाएंगे और उसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने आज टॉपिक उठाया आप सबके लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी है क्या? ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैसे कि आप सबको पता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनका अलग अलग काम होता है। तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर उन्हीं सब ऑर्गन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं उसको पढ़ेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, यही सब है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है क्या और इसका मतलब इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये कौन सा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है? तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सिंपल आप समझिए, डाइजेशन का वर्ड क्या होता है? किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना, किसी चीज़ को क्या, हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस जो हम इंटेक करते हैं, हम खाना इंटेक करते हैं, पानी इंटेक करते हैं, मतलब पानी बस नहीं इंटेक करते हैं, ड्रिंक के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में जो भी चीज़ें हम इंटेक करते हैं, तो उन सब चीज़ों का डाइजेशन करना। तो फूड का बेसिकली डाइजेशन करना, ठीक है। तो हम डाइजेशन करते हैं, तो उस डाइजेशन कैसे करते हैं, डाइजेशन कौन सी प्रोसेस है? डाइजेशन एक बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है। तो बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस से क्या मतलब हम समझें? बायोकेमिकल क्या होता है? बायोकेमिकल वो प्रोसेस होती है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को सिंपलर सबस्टेंस में तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस इनटू सिंपलर सबस्टेंस इज बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस हो गई। अब मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है? मैकेनिकल प्रोसेस वही होता है कि जिसमें आपकी मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे पेट में चक्की चलती है, ये मतलब कहावत है ऐसा, या गांव में बोलते हैं कि हाँ चक्की चलती है पेट में ना, तो वही हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी है। तो वो यूज़ होती है खाना डाइजेस्ट करने को, खाना डाइजेस्ट करने में मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डाइजेशन कौन सा प्रोसेस है? बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। तो ये हो गया डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन, अगर हम खाना डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो एब्जॉर्ब कहाँ से होगा? तो एब्जॉर्प्शन तो बाद की प्रोसेस है, पहले की कौन सी है? डाइजेशन है, हमें खाना को डाइजेस्ट करना है। तो हम मेजर कंपोनेंट्स में खाना में क्या खाते हैं, मतलब क्या क्या हमें तोड़ना है, हमें ये समझना पड़ेगा हम क्या क्या खाते हैं, क्योंकि सबके अलग अलग मतलब वो एंजाइम्स हैं, ग्लैंड्स है, कौन सी ग्लैंड्स कौन सा एंजाइम सिक्रीट करेंगे, कौन सा खाना कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा डाइजेस्ट करना, कौन से ऑर्गन से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम खाते हैं मेजर कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये मेजर कंपोनेंट्स में खाते हैं। उसके बाद हम और भी क्या खाते हैं? मिनरल खाते हैं, विटामिन खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम खाते हैं, तो उन्हें हमें क्या करना है? तोड़ना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारी बॉडी मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में नहीं ले सकती। जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसैकेराइड्स है, तो पॉलीसैकेराइड्स हमारी बॉडी डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, हमें उसको मोनोसैकेराइड्स बनाना पड़ेगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सब बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है डाइजेस्ट करने का, खाना को डाइजेस्ट करेंगे तभी वो एब्जॉर्ब होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम में बिल्कुल मत जाइएगा, डायग्राम मत देखिए, आपका मेन मोटिव है पढ़ना समझना। तो ये डायग्राम जो है, हम इसको एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं। डाइजेशन में आपको दो वर्ड सुनने को मिलेंगे, ज़्यादातर दो वर्ड सुनने को मिलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। डाइजेशन इसी से मतलब आप समझ सकते हैं, पूरा चीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम में यही चीज़ें हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल हम पहले समझ लेंगे कौन कौन से ऑर्गन, कहाँ से खाना जाता है, कहाँ तक जाता है, फिर कहाँ से ये पोस्टीरियर ओपनिंग से बाहर जाता है। तो पहले हम डायग्राम की मदद से ये समझेंगे। तो हमारा खाना पहले कहाँ गया? माउथ में गया। माउथ में भी कहाँ गया? लोग कहते हैं जो हमारी बकल कैविटी है या ओरल कैविटी है वही माउथ है, नहीं, वो माउथ नहीं है। माउथ के भी दो पार्ट होते हैं। तो हम बकल कैविटी किसे कहते हैं? जो हमारा वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल होता
होता है, जो हमारा चीक्स और टीथ के बीच में आपका ये गाल है और जो दांत है इसके बीच में थोड़ी सी आपको जगह समझ में आती होगी। जैसे आप बंद करेंगे अपना दांत को, अगर सॉकेट में बंद ऐसे कर देंगे, बैठा देंगे, तो आपको दो जगह समझ आएगी, एक दांत के अंदर वाली, एक चीक्स और टीथ के बीच वाली जगह। जो टीथ के और चीक्स के बीच की जगह है उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो माउथ को जब हम खोले तो हमने ओरल कैविटी में हमने खाना लिया, ठीक है, ओरल कैविटी में अब खाना ले लिया है, ठीक है। तो अब उसके बाद वो कहाँ गया, ओरल कैविटी के बाद ये आपको फेरिंग्स दिख रहा होगा। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स एक कॉमन पासेज है फूड और एयर के लिए, क्योंकि इसके ऊपर आपका नाक भी है, नोज भी है, ठीक है। तो नोज और फूड यहाँ से आ रहा, दोनों का एक ही, नोज से एयर आ रहा और यहाँ से फूड आ रहा है। तो आपका कॉमन पासेज कौन सा है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स में क्या आता है, फूड और एयर साथ में आती है, वही साथ वाली ओपनिंग को हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के बाद कहाँ गया खाना, एसोफेगस में गया। एसोफेगस कुछ नहीं है, सिंपल एक आपकी मान लीजिए रूट है, पाइप की रूट है जिससे खाना नीचे जाता है। कैसे जाता है, उसमें एक प्रोसेस होती है कॉम्प्लेक्शन एंड रिलैक्सेशन। ऐसे कॉम्प्लेक्शन होता है तो और रिलैक्सेशन होता है तो खाना धीरे धीरे नीचे जाता है। और एसोफेगस में जो खाना सलाइवा और सलाइवा में मिक्स हो जाता है उसको हम बोलस कहते हैं। मतलब आप जैसे खाने को चबाते हैं तो आपको पता है खाने में सलाइवा मिक्स हो जाता है, जो मैं अभी आपको अच्छे से बताऊंगी जब माउथ हम पढ़ेंगे, अभी उसमें बताऊंगी। तो मैं आपको अभी ये सिंपल बता रही हूँ कि एसोफेगस में जो खाना प्रेजेंट होता है उसमें सलाइवा मिक्स होता है, तो उस खाने को हम फूड नहीं कहेंगे, बोलस कहेंगे। तो एसोफेगस में जो खाना है उसको हम क्या कहें, बोलस कहें। अब बोलस से खाना कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया, स्टमक में आ गया। ये आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा है कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर होता क्या है, स्फिंक्टर मतलब कुछ नहीं, एक आप सोच लो ढक्कन टाइप का, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि जो मतलब एक स्मूथ मसल है ये, जो जॉइंट करता है एसोफेगस और स्टमक को जॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे ये स्मूथ मसल्स है। ये ऐसा भी काम करता है कि आपको मतलब अगर आपका पेट भर गया है तो खाना को वहीं पे रोक देगा, या मतलब बता देगा कि आपको नहीं खाना है, आपको एक इच्छा आती है ना अंदर से, तो वो स्फिंक्टर करते हैं। इसको हम वॉल्व नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वॉल्व तब कहते हैं जब वो यूनिडायरेक्शनल हो। यूनिडायरेक्शनल वॉल्व कहाँ पाई जाती है, ये भी एक तरह का स्फिंक्टर ही है, पर हम इसको वॉल्व कहते हैं। वॉल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। बॉडी में सिर्फ यही एक स्फिंक्टर है जिसको हम वॉल्व कहते हैं, और यही सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है। यहाँ पे ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, क्योंकि खाना यहाँ से अंदर भी जाता है और कभी कभी बाहर भी जाता है। जब आप ज़्यादा खा लेते हैं, बदहजमी हो जाती है, तो आप वोमिट कर देते हैं। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर हो गया जो एसोफेगस और स्टमक को अटैच करता है, ठीक है। तो जहाँ से ये मतलब स्टमक स्टार्ट होता है, एसोफेगस जॉइंट होता है, उस एरिया को हम कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टमक की उस एरिया को कार्डियक कहते हैं, फंडस नहीं कहते हैं। फंडस स्टमक का जो ऊपर वाला पोर्शन है, फंडस ये चीज़ है जहाँ पे खाना आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम के लिए 3 से 4 घंटे तक के लिए स्टोर होता है, ठीक है। तो ये आपका फंडस हो गया है, पर जहाँ से एसोफेगस जॉइंट है वो क्या है, कार्डियक है। तो हमारा खाना फंडस में आ गया, फंडस में रहेगा। वहाँ पे भी फंडिक ग्लैंड्स होती हैं जहाँ से एचसीएल रिलीज होता है। तो एचसीएल भी आपका हेल्प करता है क्या, डाइजेस्ट करने में। प्रोटीन पेप्सिनोजन बनाता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद ये आपको स्टमक का पूरा बॉडी दिख रहा है, इसको हम बॉडी कहते हैं। यहाँ पे खाना डाइजेस्ट हुआ, फिर कहाँ गया, ये पाइलोरस रीजन है, स्टमक का नीचे वाले को पाइलोरस रीजन कहते हैं। यहाँ पे पायलरिक ग्लैंड होती हैं, सारी ग्लैंड को मिला के हम क्या कह देते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कह देते हैं इकट्ठे। तो यहाँ पे भी आपको ये दिख रहा होगा एक स्फिंक्टर है, ये पायलरिक स्फिंक्टर है। तो ये भी यही काम करता है, ये ज्वाइन करता है ड्यूडेनम और स्टमक को। खाना कहाँ आ गया, अब ड्यूडेनम में आ गया। ड्यूडेनम क्या है, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेनुनम एंड इलियम में डिवाइड करते हैं। तो ड्यूडेनम क्या है, एक सी शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो जॉइंट होता है उसको कहते हैं मेन। ये सी शेप्ड है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, बट ये स्टमक को जॉइंट कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा बोल दिया। ये ड्यूडेनम हो गया। ड्यूडेनम के बाद जेनुनम आएगा। ये जेनुनम जो होता है बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है।
इसके बाद हमारा आता है इलियम। इलियम आया, ये इलियम है, ये मतलब ये जैजुनम और इलियम बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और दूसरी बात, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन है इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन तो कहते हैं, पर इसकी जो लेंथ होती है ये बहुत बड़ी है लेंथ। लार्ज इंटेस्टाइन से इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, पर इसका जो डायमीटर है वो बहुत छोटा होता है। मतलब इसके अंदर की जो एरिया आएगी वो छोटा होगा, इसके अंदर की जो कैविटी है, जैसे ल्यूमन हम जिसे कह सकते हैं कैविटी को, वो बहुत छोटी होती है। तो इस वजह से, इसके एरिया की वजह से हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ना कि इसकी अगर आप लेंथ देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ट्यूब है वो तो बहुत बड़ी है, तो हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं। तो ये मैं आपको रीज़न बता रही हूँ कि इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है पर उसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन छोटी होती है। तो आपका खाना डाइजेस्ट कहाँ तक होता है? आपका खाना डाइजेस्ट सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका कोई खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, बस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, फीकल मैटर स्टोर होता है। तो यहाँ पे आपका खाना अब्जॉर्व हो गया, फिर यहाँ पे रेक्टम में आपको टेम्परेरी पीरियड के लिए आपका खाना स्टोर रहेगा, फिर उसके बाद आपका एनस से पोस्टीरियर ओपनिंग से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक मैंने एलिमेंट्री कैनाल को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम माउथ से आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। माउथ में आप जैसे खोले माउथ को, तो माउथ में आपको कौन सी मतलब कॉमन चीज़ है, एकदम कॉमन चीज़ है, आपको क्या चीज़ दिखती है? आपको दिखता है टीथ और टंग दिखता है, आपको जीभ और दांत ही दिखता है ना, आप मुंह खोलते हो तो। अब ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए तो नहीं पता मुझे, पर नॉर्मल लोगों को यही दिखता है, जीभ और दांत दिखता है ना, टीथ दिखता है। तो जीभ क्या है? एक आपका एक बोनलेस पार्ट है और एक बोन का बना है। तो बोनलेस पार्ट क्या है? टंग है, जीभ है ना, जीभ के अंदर कोई बोन नहीं होती, मस्कुलर पार्ट है जीभ। ठीक है, तो जीभ का यूज़ क्या होता है? जीभ आखिरकार है क्यों? क्या आपको सबको चिढ़ाने के लिए बस जीभ होती है? नहीं, सिर्फ चिढ़ाने के लिए जीभ नहीं है, उसका यूज़ है, पर्टिकुलर यूज़ है कि आप अगर आप पकड़ के कभी सोचना बोलने का कि जीभ पकड़ के आप बोलने की ट्राई करो, आप नहीं बोल पाओगे ना। तो आपको बोलने के लिए जीभ की ज़रूरत है। टंग का यूज़ क्या है? बोलने के लिए यूज़ है टंग का। और क्या है? सलाइवा मिक्स करने के लिए भी यूज़ है टंग का। और क्या है? क्लिनसिंग, टीथ का क्लिनसिंग करने के लिए, जैसे हम खाना खा लिए तो आपको दांत की सफाई करना होता है, तो आप ब्रश व्रश लेके तुरंत तो करने नहीं लगते, पहले तो आपका ब्रश क्या बन जाता है? जीभ ही आपकी ब्रश बनता है ना। तो आपका टंग किस काम में आया? दांत वात को या मुंह को पूरा साफ करने के लिए वो साफ करती है जीभ। ठीक है, और क्या है? आपको पता होगा जीभ में आपको टेस्ट आता है ना। आप कुछ खाते हो तो आपको कहाँ से पता चलता है कि ये खट्टा है, तीखा है, मीठा है कि कड़वा है ना, सॉल्ट है या फिर उसमें सॉर है, बिटर है या स्वीट है, तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा? तो ये भी टंग से पता चलता है, क्योंकि टंग में क्या होती है? टेस्ट बर्ड्स होती हैं, उससे प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे पूरी टंग में प्रोजेक्शंस होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, और उसी से आपको टेस्ट आता है। ठीक है, तो टंग आपका ये हो गया। टंग में जो आपको ये प्रोजेक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैपिलाई कहलाते हैं। पैपिलाई पूरे आपके टंग में फैले होते हैं। ठीक है, तो पैपिलाई टेस्ट बर्ड्स, मतलब सारी पैपिलाई टेस्ट बर्ड्स नहीं है, क्योंकि सारी पैपिलाई में टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं ना, टेस्ट उसमें अब्सेंट होता है। जैसे आपका सर्कमवैलेंट जो पैपिलाई है वो सबसे बड़ी पैपिलाई होती हैं, 7 से 8 मतलब वो नंबरिंग होती है उसकी, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। कहाँ होती हैं? एक चीज़ और, टंग के 2 पार्ट होते हैं। एक कौन सा? एक आपका जो एंटीरियर आगे का पार्ट है वो ओपन होता है, मतलब आप उसको हिला डुला सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, 360 डिग्री में भी घुमा सकते हो, तो वो एंटीरियर पार्ट है आपका, वो ओपन है। पोस्टीरियर पार्ट क्या है? वो जुड़ा हुआ है ना। तो जो जुड़ा हुआ है और जो ओपन, उसके बीच एक आपका टर्मिनल होता है, सर्कस टर्मिनल, उसके आगे क्या होता है? सर्कमवैलेंट पैपिलाई होता है, उसमें आपका टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, और कौन सा होता है? फिलीफॉर्म पैपिलाई बहुत छोटे होते हैं, पूरे टंग में वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पर उसमें कोई टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं। और एक कौन सा हो गया? फंजीफोरम पैपिलाई हो गया। फंजीफोरम पैपिलाई भी उसके पास भी टेस्ट बर्ड्स होती हैं, उससे भी आपको टेस्ट आएगा, और उनका शेप क्या होता है? मशरूम शेप की ये फंजीफोरम पैपिलाई होती हैं। तो
टंग आपका ये हो, इसका काम हो, जो मैंने बताया उसका काम ये सब हो गया। टंग में क्या क्या होता है, पेपिलाई होता है, ये हो गया। अब टीथ का हम समझे। टीथ में हमें सबसे पहले क्या, आपको मेन चीज़ एक समझनी है जो आता है सारे एग्जाम्स में, इनैमल। इनैमल क्या है, जो अपर लेयर है बोन की, मतलब आपका हार्डेस्ट जो अपर लेयर है टीथ का, उसको हम इनैमल कहते हैं। तो इनैमल आपका ये भी है कि पूरे बॉडी में एक हार्डेस्ट सबस्टेंस है जो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग हार्डेस्ट सबस्टेंस कौन सा है, इनैमल अपनी बॉडी का। ठीक है, तो आपको टीथ में और क्या पढ़ना है ये समझो। उसमें 2-3 वर्ड्स हैं, जैसे एक थिकोडेंट हो गया, डाइफायोडेंट हो गया और हेटेरोडेंट हो गया। ये आपको वर्ड समझने हैं। थिकोडेंट क्या है, ये अरेंजमेंट के लिए बोला जाता है। ये वर्ड यूज़ होता है कि आपके जो जॉज के अरेंजमेंट है वो, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। अगर आपका जो जॉज हैं ये उसके मतलब वो बैठ जाता है, एम्बेडेड हो जाता है एक दूसरे के ऊपर, तो वो कौन सा अरेंजमेंट हो गया, थिकोडेंट हो गया। तो ह्यूमंस का क्या कैसा टीथ का अरेंजमेंट है, थिकोडेंट। और डायोफायोडेंट क्या है हम समझेंगे। डायोफायोडेंट ये वर्ड उसके लिए यूज़ होता है कि आपके मतलब पूरे लाइफ स्पैन में आपके टीथ आते कितने बार हैं, है ना, कि मतलब आपके टीथ एक बार में ही छोटे में ही सारे आ जाते हैं, कि आपके बड़े में आते हैं, कि बड़े में भी आते हैं छोटे में भी आते हैं। तो इस बेसिस के हिसाब से हम ये डाइफायोडेंट बोलते हैं। तो ह्यूमंस क्या है, डाइफायोडेंट। डाइफायोडेंट क्यों है, क्योंकि उनके दांत 2 बार आते हैं। आपको भी पता होगा आपके छोटे में दांत आपके चूहे चुरा ले जाते थे, ऐसा मम्मा लोग बोलती है ना। तो वो क्या होता था, दूध वाले दांत होते थे, लैक्टियल टीथ होते थे, मिल्क टीथ होते थे, टेम्परेरी टीथ होते थे, जो कि कुछ ही समय के लिए सिर्फ चाइल्डहुड में रहते हैं। वो फिर धीरे धीरे किससे रिप्लेस हो जाते हैं, परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं। तो हमारे टीथ कितनी बार आए, 2 बार आए। एक टेम्परेरी वाले आए, एक परमानेंट। टेम्परेरी वाले को भी हम लैक्टियल कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। तो हमारे टीथ 2 बार आए, इसलिए डाइफायोडेंट टीथ हमारा सिस्टम है, डाइफायोडेंट टीथ का सिस्टम है। और क्या है, हेटेरोडेंट। हेटेरोडेंट क्या मतलब, इससे आप समझे कि हमारे जो टीथ हैं उसके 4 टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ कितने हैं, 4 टाइप्स के हैं। इंसीजर्स, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये हमारे टीथ के 4 टाइप्स हो गए। तो इन मतलब इसका एक फॉर्मूला भी है, 2123 डिवाइडेड बाई 2123 फॉर एडल्ट जो 25 ईयर्स से एवब होते हैं। ये माना जाता है 25 ईयर्स के बाद आपका मोलर्स जो हैं वो सारे आ जाते हैं, अब भले ना आए पर ये माना जाता है। तो आपका जो मोलर सबसे लास्ट में आता है उसको हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ भी कहते हैं, जिससे हम कहते हैं अक्ल की दांत आ गई, आपकी अकल आ गई ना। तो अगर नहीं भी आई है तो आप अपने आप को बेवकूफ़ मत समझिएगा, आप हैं होशियार। तो विजडम टीथ जब आ जाता है तो आपका क्या अरेंजमेंट हो जाता है, 2123 अरेंजमेंट हो जाता है। नहीं तो क्या रहता है, 25 ईयर से पहले 2122 होता है। ये मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ये डेंटल फॉर्मूला है, 2123 और 2123। ये है फॉर एडल्ट जो 25 ईयर से ऊपर है, और जो 25 ईयर से नीचे है वहाँ पे ये प्री मोलर एक एब्सेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और चाइल्ड्स में क्या होता है, चाइल्ड्स में आपके इसमें से प्री मोलर एब्सेंट होते हैं। तो चाइल्ड्स का क्या होता है, ये होता है। विजडम टीथ तो नहीं होगा, मतलब लास्ट वाला मोलर तो नहीं होगा, क्योंकि वो कब आता है, 25 ईयर्स के बाद आता है। तो यहाँ पे इसलिए ये 2 है, 3 नहीं है। और दूसरी बात, प्री मोलर एक भी नहीं होता बच्चों में, तो यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया कि मतलब बच्चों में कौन से टीथ होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और कब कौन से टीथ मतलब कितने ईयर्स के बाद आ जाते हैं। तो इससे हम एक और वर्ड पढ़ेंगे, क्या है, मोनो। आप एक मतलब इससे आप वर्ड छोड़िए, आप ये समझिए, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मोनोफायोडेंट होता है तो वो कितनी, ये बताता है कौन सा टीथ एक बार आता है, कौन सा टीथ 2 बार आता है। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया है कि हमारा जो ये वाला है प्री मोलर जो टीथ है वो हमारी लाइफ में सिर्फ एक बार आता है, क्योंकि वो चाइल्ड में नहीं है ना। तो जब चाइल्ड में नहीं है तो वो एडल्ट्स में ही आएगा। एडल्ट्स में आएगा मतलब 2123 ये जो है, ये वाला जो 2 है, इसकी मैं बात कर रही हूँ, प्री मोलर की बात कर रही हूँ। तो प्री मोलर आपके चाइल्ड में नहीं है, तो प्री मोलर आपका सिर्फ लाइफ में एक बार आता है। विजडम टीथ तो है ही, पर उसका मोलर पहले ये जो 2 हैं ये तो आते हैं ना, पर प्री मोलर नहीं आता। तो एक आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल गया, ये आता है क्वेश्चन। तो प्री मोलर आपका नहीं आता चाइल्ड में, लाइफ में एक ही बार आता है। ठीक है, तो हमने ये टीथ का ये
पढ़ लिया स्ट्रक्चर। और टीथ का क्या काम होता है? टीथ का काम सिंपल सा है, चबाना। मतलब यहाँ पे टीथ के अलग अलग टाइप्स हो गए ना, जैसे इंसिजर्स, कैनिन और प्रीमोलर, मोलर। तो मेनली प्रीमोलर और मोलर का काम होता है चबाने का, च्युइंग करने का। आगे की जो है जैसे इंसिजर्स है वो काटने का काम करता है, और जो कैनिन है वो फाड़ने का काम करता है, और प्रीमोलर, मोलर बेसिकली चबाने का काम करते हैं। ये आपका क्या हो गया, आपको पूरा माउथ का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। माउथ में और क्या होता है? माउथ में और होता है मेन चीज़ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में होती कहाँ हैं। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि क्या बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, बक्कल कैविटी में कोई सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं होती। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होती है मैंने आपको बताया है, वेस्टिब्यूल एक आपको मैंने बताया है पार्ट होता है चीक्स और टीथ के बीच में, सलाइवरी ग्लैंड्स वहीं पाई जाती हैं सारी, तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स। माउथ में कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं? 3 होती हैं। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड्स, जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, कहाँ पाई जाती है? कान के पास पाई जाती है। ये वाली आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो कि सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। और कौन सी होती है? सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है। सबलिंगुअल कहाँ होती है? बिलो द टंग। और सब मैक्सिलरी कहाँ होती है? ये मतलब जॉस के, लोअर जॉस के पास होती हैं, दांत के पास होती है ना। तो ये 3 ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में होती हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? सलाइवा सिक्रीट करना। तो सलाइवा ये सिक्रीट करती है, आपको पता भी होगा, लार बनता है आपको, उसी को सलाइवा कहते हैं। तो आपके माउथ में सलाइवा सिक्रीट हो गया। तो अब सलाइवा आया तो मुझसे एक चीज़ और ये याद आ रहा है कि आपका स्टार्च, सलाइवा से क्या याद आया? स्टार्च, दोनों एस है ना, तो इसलिए याद आया स्टार्च। स्टार्च का डाइजेशन आपका माउथ से स्टार्ट हो जाता है। किसकी हेल्प से? सलाइवा की हेल्प से। 30% आपका स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आए कार्बोहाइड्रेट कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेस्ट होना? माउथ से स्टार्ट होता है, क्योंकि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च आपका माउथ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया है। और ये भी हाँ, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? वेस्टिब्यूल पार्ट में पाई जाती है, पर उसकी डक्ट मतलब उसकी पाइप कहाँ आती है? वो बक्कल कैविटी में खुलती है। जो आपका खाली जगह है वहाँ पे उसकी डक्ट ओपन होती है। सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट यहाँ पे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में ओपन होती हैं, जबकि सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है वेस्टिब्यूल में। ये आपको पॉइंट यहाँ पे याद करना है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी जो आप देखते होगे आपके मुंह में एक हैंगिंग आपको समझ आती होगी, यू शेप्ड हैंगिंग, यूव्यूला, जिसके मैं आपको स्पेलिंग लिख देती हूँ। ये है स्पेलिंग, प्रोनाउंस करने में शायद आपको ना समझ में आ रहा हो। तो ये आपका यू शेप्ड की हैंगिंग यूव्यूला। तो इसका क्या काम है? इसका काम है इंटरनल नॉस्ट्रल जो होती है आपकी, उसकी ओपनिंग को बंद करना, है ना, क्लोज द ओपनिंग ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रल। क्योंकि आपका जो खाना, जब आप खाना खाते हो, क्यों ज़रूरी है इसको बंद करना ना? अंदर के नाक के जो नॉस्ट्रल क्या हो गया, नाक का रास्ता जो अंदर वाला है, उसको बंद करने की कभी कभी ज़रूरत क्यों पड़ती है? कभी कब? जब आप खाना खाते हो। तो कब इसलिए ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि वो खाना आपके नाक से बाहर ना आ जाए। आपको मतलब पचाओ तब ना आपको एब्जॉर्व करोगे, आपको मिनरल, विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो इसलिए उसको बंद करने के लिए हमारे पास क्या है? यूव्यूला है। ठीक है, तो ये हमारा नॉस्ट्रल्स को बंद करता है। और एक चीज़ क्या है? ग्लोटिस है। इसकी भी स्पेलिंग में लिख देती हूँ, ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या होता है? ये है आपका विंड पाइप। आपके क्या है? 2 है ना, एक फूड पाइप है, एक विंड पाइप है। ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप होता है ना। ये आगे वाली आपको जो एसोफेगस है, आपका जो फूड पाइप है, वो आपके डोर्सल साइड में होता है, बॉडी के पीछे वाली साइड में होता है। ट्रैकिया और एसोफेगस दोनों आपको ऐसे ही पास में मिलेगा, आपको समझ आएगा। यहाँ पे जो आपको रिंग जैसा ये दिखता है, ये क्या है? ट्रैकिया है, विंड पाइप का है ना। तो ये आगे होता है, और एसोफेगस जो फूड पाइप है वो पीछे साइड होता है। तो ट्रैकिया के जो स्टार्टिंग होता है, ओपनिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं। और एपिग्लोटिस एक चीज़ होता है। क्या होता है एपिग्लोटिस? ग्लोटिस के ही ऊपर होता है, जो कि वो मतलब जो पासेज है विंड पाइप में जाने का, उसको बंद करता है। क्योंकि खाना फिर तो विंड पाइप में भी जा सकता है ना। तो विंड पाइप को बंद करने का काम किसका है? एपिग्लोटिस का। और नॉस्ट्रिल, नाक को बंद करने का काम किसका है? यूव्यूला का। तो ये चीज़ हमने माउथ में पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एसोफेगस।
एसोफेगस। अब आता है आपका एसोफेगस। एसोफेगस होता कहाँ है, मैंने आपको बताया ना, डॉर्सल रीजन में होता है एसोफेगस। ये आपको ध्यान रखना है, पीछे के साइड में होता है, बैक साइड में होता है, आगे के साइड में ट्रैकिया होता है। तो ये एसोफेगस की मतलब जो पाइप है ये कितने लेयर की होती है, किससे बनी होती है, ये चीज़ें हम समझेंगे। तो वैसे तो हम बाहर की लेयर जो होती है पाइप की उसको हम सेरोसा कहते हैं, पर एसोफेगस में उसको कहते हैं एडवेंटिशिया कहते हैं। बाहर वाली लेयर में ये 4 लेयर की बनी होती है, ट्यूब जो है ये इसमें 4 लेयर होती हैं। जो बाहर वाली लेयर है उसको हम सेरोसा बोलते हैं, पर एसोफेगस में उसको हम एडवेंटिशिया बोलते हैं। उसके बाद आती है मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस में 2 तरह की सेल्स होती हैं, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं। इनर वाली जो होती है वो सर्कुलर होती है और जो आउटर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। मस्कुलैरिस की जो सेल्स है 2 तरह की होती हैं, ये मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद क्या आता है, सब म्यूकोसा लेयर आती है। फिर लास्ट में इनर मोस्ट कौन सी है, म्यूकोसा लेयर होती है। फिर म्यूकोसा के अंदर क्या आएगा, कैविटी आएगी। जैसे आपका ट्यूब है कोई चीज़, तो ये ट्यूब खाली है ना, अंदर अंदर खाली रहेगा कुछ जाने के लिए, तभी ना खाना जाएगा। तो इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। तो एसोफेगस आपकी 4 लेयर से बनी होती है। एसोफेगस ही नहीं, पूरा ही ये जैसे आपको स्टमक दिख रहा है, ये इंटेस्टाइन दिख रहा है, तो सारा ये जो ट्यूब वाला है ना, ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम होता है। डाइजेशन का जो मैमेलियन में, ह्यूमंस में जो सिस्टम होता है उसको हम ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम कहते हैं। क्योंकि आपको इसमें दिख रहा होगा एक माउथ ओपनिंग है, एक एनएस ओपनिंग है, एक एंटीरियर ओपनिंग है, एक पोस्टीरियर ओपनिंग है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम कहते हैं। और ये ट्यूब 4 लेयर की बनी होती है, सेरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, उसके अंदर ल्यूमन होता है। तो जो आपका एसोफेगस है इसमें भी आपको एक चीज़ और ये पढ़ना है कि इसका जो 1/3 पार्ट होता है वो स्ट्रेटेड मसल का बना होता है, स्केलेटन होता है, स्ट्रेटेड मसल्स का बना होता है, टाइट होता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, वॉलंटरी होता है। मतलब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में आप जब खाना खाते हो तो वो आपका मतलब इच्छा होती है ना, वॉलंटरी होता है कि आपकी इच्छा होती है आप उसको निगलना चाह रहे हो कि नहीं निगलना चाह रहे हो, तो इसलिए हम इसको वॉलंटरी कहते हैं 1/3 में। तो उसके बाद क्या आती है, स्मूथ मसल्स होती हैं। उसके बाद आपका इनवॉलंटरी हो जाता है। अगर आपने खाना एक बार निगल लिया तो फिर वो बॉडी की मर्जी है कि वो अंदर जाएगा कि वॉमिट होके बाहर आएगा। ये चीज़ आपको इसमें एसोफेगस में होती है। 1/3 और 2/3 आपको याद रखना है। इसके बाद का जो सेशन है आपको स्टमक, ये सब इसके बाद के सेशन में पार्ट 2 में मैं आपको समझाऊंगी। आपको ये सेशन अभी तक में कितना समझ में आया, क्या आपको इसमें और चाहिए, क्या मेरे को इसमें आप इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।